इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का स्वागत है। एनिमे बना ही इसलिए ताकि हम दूसरी दुनिया में जा सके, चाहे वो फैंटेसी हो या थ्रिलर। हर एनिमे की एक अपनी दुनिया होती है जिसकी कहानी हमें एनिमेट करके टीवी पर वेबसाइट्स पर परोसी जाती है। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे भी होते हैं जो फैंटेसी वर्ल्ड की जगह एक ऐसी कहानी लिख देते हैं जो हमें एज एवरेज पॉपुलेशन को दर्शाती है, जो कि हमें बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और हम उन्हीं के कैरेक्टर्स को फील कर पाते हैं राइट फ्रॉम द हार्ट। So guys, we as an Otaku in collaboration with Indian AnimeBros has brought to you the top 10 slice of life anime ever existed in the industry. Number 1, Anohana। एक नॉर्मल लाइफ से बोर हुआ जिंता एक डेड फ्रेंड जो अपने पुराने फ्रेंड ग्रुप से हेल्प मांगने आई है, और एक जर्नी जहां खोज है आखिरी छकी, जो कि एक काफी आसान सा काम लग रहा था पहली बार में। असल में उतना भी आसान नहीं था। 5 साल पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, जो आज अपने दोस्तों के बीच दोबारा आती है ताकि वो अपने आखिरी इच्छा को पूरी कर सके, जिससे वो आफ्टर लाइफ में जा सके। जिंता जो उसका बचपन का दोस्त था, जिसकी जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं था, वो मान गया था कि वो बस उसकी एक कल्पना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे खुद भी नहीं पता होता है कि वो उस पर बिलीव करके उसकी मदद करने में जुट जाएगा। अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा करके सुपर पीस बस्टर्स की लास्ट मिशन की अनाउंसमेंट हुई और उन सभी ने उसकी वो विश पूरी करने की ठान ली। जिंता जो पहले ग्रुप का लीडर हुआ करता था, उसे आज कोई भी भाव नहीं देता है। और ये बस एक नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ फोकस की गई है। 7 किरदार, सबके सोच, डेवलपमेंट्स, माइंडसेट, डार्क सीक्रेट्स और उनके पुराने बीते हुए कल, सब पर एक एक करके स्टोरी को एक हार्ट वार्मिंग टेल बना दिया गया। कुछ महीनों में इसे एक लव ट्रायंगल विद मोर देन 3 एजेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये एनिमे रोमांस पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। इन द एंड सबको पता चलता है कि सबके एक एक रीजन थे, जिसकी वजह से सबने उसकी खोज पर इतनी जल्दी भरोसा कर लिया। नेवरलेस उनके सामने एक मिस्ट्री थी सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व की, फेलियर का सामना करके आगे बढ़े, जिस वजह से उनके बीच जो इतने सालों में दीवार बन चुकी थी, वो कब टूटी उन्हें पता भी नहीं चला। ये कहानी हमें बहुत सारी सीख देती है, और एक फुल पारिवारिक शो है, तो जिसकी वजह से ये एनिमे आप अपने फैमिली के साथ भी देखकर अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। अगला है योर लाइन अप्रैल। योर लाइन अप्रैल एक यूनिक रोमांस एनिमे जिसने शायद से अपने सारे व्यूअर्स के आंसू देखे, क्योंकि इसका जो ड्रामा एलिमेंट है वो बहुत ही तगड़ा है। ये कहानी फॉलो करती है हमारे प्रोटैगनिस्ट कोसे को, जो अपनी सुनने की क्षमता खो चुका है। नहीं, वो बहरा नहीं है, वो बस अपनी पियानो की आवाज नहीं सुन सकता। क्यों? वो तो आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। इतना बता दूं कि इसके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा होता है जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से उसके कानों ने उसकी पियानो की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। इसी वजह से 2 साल पहले प्रोडिजी रह चुके कोसे को म्यूजिक बंद करना पड़ा। लेकिन ये सब बदल जाता है हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट काओरी के आने से। इन दोनों की मुलाकात काफी हिलेरियस होती है। काओरी वैसे ही एक वॉयलिनिस्ट थी, और एक कंपटीशन की वजह से उसे पियानिस्ट चाहिए था, एंड बीइंग एन एक्स प्रोडिजी, इसीलिए वो उसके पीछे पढ़ कर उसे एग्री करवाती है। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, जिसमें काओरी कोसे का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है। वो पहले सिर्फ लाइफ के डल सिचुएशंस, नेगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट को देखता था, लेकिन काओरी उसे डल सिचुएशन के साथ साथ कलरफुल एलिमेंट्स को भी देखना और जीना सिखाती है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अनफॉरगिवेबल, ये किसने लिखा? अनफॉरगेटेबल होता है, अनफॉरगिवेबल ओके। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर बहुत ही मुश्किलों का सामना करते। काओरी कैसे कोसे को जिंदगी को दोबारा जीना सिखाती है, और कैसे वो अपने अंदर का चेंज नोटिस करना शुरू करता है। दिस स्टोरी इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल दोस्त जिनको म्यूजिक, रोमांस और ट्रेजेडी जॉनरास का परफेक्ट ब्लेंड देखना है। नंबर 3, मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे लोग गुजरते ही हैं, चाहे वो बर्थडे के दिन स्कूल में केक ना लाने की वजह से पिटना हो, या फिर पेरेंट्स की डेथ। हम सभी इन बुरे मोमेंट से गुजरते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें से कोई भी ऐसा होगा जिसने इस कड़वे सच को एक्सपीरियंस एक छोटी सी एज में ही कर लिया हो। माता पिता की मौत के बाद हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट री होता है, अपनी इस दुनिया को अकेले देखने लग जाता है, जिसका कोई नहीं है। लेकिन रेस्क्यू में आते हैं उसके अंकल, जो उसे सोगी के टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब उसके स्टेप सिबलिंग्स उससे जेलस होने लग जाते हैं, तो फैमिली के फादर और चिल्ड्रन वाले बॉन्ड पर एक दरार पैदा होने लग जाती है, जिससे रे डिसाइड करता है कि वो इन सब का अंत कर देगा, और वो परिवार को छोड़ देता है और टोक्यो में रहना स्टार्ट कर देता है एक अपार्टमेंट में अकेले, until he finds the कावामोटो सिस्टर्स, जो कि उसकी एम्प्टीनेस को एम्प्टी करने की कोशिश में
लग जाती है, क्योंकि वो किसी से अपने दिल की बात शेयर करना नहीं जानता और ना ही करता है। उसकी आइडियोलॉजी ही ये है कि दुनिया में उसका कोई नहीं और उसको किसी की जरूरत भी नहीं है, जो कि एकदम गलत है। वो भूल गया है कि जिंदगी में एक दो ऐसे लोग होने चाहिए जिसके साथ वो अपने मूड चीयर अप कर सके। सो द मेन थिंग इस एनिमे को और अच्छा बनाता है कि इसके पहले एपिसोड के शुरुआती 15 मिनट में तो कोई डायलॉग ही नहीं होते, जो कि थोड़ा अजीब है, बट इट्स पॉइंट आउट द लोनलीनेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस एनिमे ने अपने पहले शुरुआती मिनट में प्रोटैगनिस्ट के डेली लाइफ को खोल दिया। इससे ये डिस्क्राइब होता है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो शुरुआत से ही इंट्रोवर्ट और अलोन ही रहना चाहता है, and he doesn't feel the needs of anyone else to take care of him. Foster father की determination and parents का प्यार उसने सब पीछे छोड़ दिया है, and he has nothing. लेकिन in the end he realized that he has been seeing his life all wrong, and it's the right time to back on the right track. ऐसे कौन से शब्द इस दुनिया में जो हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सके? चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी अपने थॉट्स, फीलिंग्स और माइंडसेट को वर्ड्स में कन्वी नहीं कर सकते, लेकिन पेपर पर तो कर सकते। भले ही डीप लेवल ना हो, लेकिन उससे हमारी भावनाओं को कन्वी किया जा सकता है। दैट्स द जॉब ऑफ ऑटो मेमोरी डॉल्स, जिनकी जॉब ही औरों को स्टडी करके उनके थॉट्स, फीलिंग्स और उनके एक्सप्रेशंस को वर्ड में एज डीप एज पॉसिबल कन्वी करना होता है। एक ग्रेट वॉर के दौरान वॉयलेट हमारी प्रोटैगनिस्ट अपने हैंड्स और लिम्स खो देती है और इसीलिए उसे मिलिट्री से भेज दिया जाता है। कॉज शी इज नो लॉन्गर ए रिसोर्स फॉर द आर्मी। वो अपना एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर पहुंच तो जाती है कंट्री के कैपिटल में, लेकिन ड्यू टू मिलिट्री पेरेंटिंग उसे वहाँ एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। वैसे भी अब उसके हाथ नहीं रहे, जिससे बात और बिगड़ जाती है। उसी वक्त उसकी मुलाकात सीएच पोस्टल कंपनी से होती है, जो गोस्ट राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ उसे एक ऑटो मेमोरी डॉल की जॉब मिल जाती है, जिसमें आपको औरों को स्टडी करना है और उनकी फीलिंग्स पर लेटर्स लिखना है। वॉयलेट इससे इम्प्रेस होकर इस कंपनी को ज्वाइन करने की ठान लेती है और उसका यही पैशन और उसकी आंखों में वो स्पार्कल पहली बार देखकर उसे वो जॉब मिल जाती है, जिसके बाद उसके इमोशनलेस फेस पर फीलिंग्स की एक चमक आ जाती है। इसका एनिमेशन बहुत ही कमाल का है, इतनी डिटेल्ड आर्ट स्टाइल अपॉन इतनी शाइनी कलरिंग। लेकिन बस एनिमेशन ही नहीं, कैरेक्टर स्केचेस भी बहुत इफेक्टिवली ड्रॉ किए गए, मानो जैसे पूरा एनिमे वॉयलेट और उसकी जर्नी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ आई लव यू को ही पिक्चराइज करता है। हर कैरेक्टर की अपनी अपनी एक बैक स्टोरी है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्सेप्ट वॉयलेट ऑफ कोर्स, एक एक्स सोल्जर और टू बी मोर प्रिसाइज एक एक्स वॉर वेपन जिसकी कोई सॉफ्ट फीलिंग्स नहीं है। इसकी डेवलपमेंट की स्वीट स्टोरी को मिस करना बेवकूफी होगी। Number 5. Kiki's Delivery Service. So this is the another masterpiece by Hayao Miyazaki. Kiki's Delivery Service, जो ले जाती है आपको किकी की दुनिया में, जो कि एक बिच है, एक विच है। किकी अपने घर को छोड़कर अपनी जिंदगी बाहर निकलती है जीने के लिए विद हर कैट जीजू, जीजी के साथ। अबे यार सालो, तुम लोग एक बार स्क्रिप्ट देने से पहले एक बार रीड तो कर लिया करो। एनीवेज, तो हम कहानी पे दोबारा आ जाते हैं, उस पर कोई ध्यान मत देना। किकी जब शहर में पहली बार आती है तो उसको काम मिलता है एज अ डिलीवरी वुमन, जहाँ लोगों को वो सामान डिलीवर करती है। मोरेओवर उसको मिलती है एक प्रेग्नेंट लेडी जो उसे शेल्टर प्रोवाइड करती है। एज द स्टोरी एडवांस किकी दोस्त भी बनाती है, अपने पहले वैक्स अर्न करती है एंड व्हाट नॉट, बट एज वन ऑफ द डिलीवरीज टर्न आउट बैड, उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो डिप्रेस्ड होने लग जाती है और खुद से सवाल पूछने लग जाती है कि वो क्या कर रही है, वो क्या बन चुकी है, वो क्यों अपने कैट से बात नहीं कर पा रही है। एंड फॉर सम रीजन उसकी फ्लाइंग एबिलिटीज भी चली जाती है। वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन वो न्यूज में एक एयरशिप एक्सीडेंट होने के बारे में सुनती है एंड आफ्टर सीइंग हर फ्रेंड स्टक इन देयर, वो अपने ब्रूम दोबारा उठाती है एंड समहाउ सी अमंग द क्लाउड्स अगेन। उसको रेस्क्यू करने से उसका कॉन्फिडेंस जो रिपीटेड फेलियर से गायब हो गया था वो वापस आ जाता है। सुनने में किकी डिलीवरी सर्विस जितनी सोलो और इंटरेस्टिंग लगती है, इसकी स्टोरी लाइन उतनी ही डीप एस्पेक्ट कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, किकी की फ्लाइंग एक्टिविटीज पर ब्रेक उसके सेल्फ डाउट्स और डिप्रेशन को कन्वे करती है। जीजी द कैट भी एक वैसा कंपेनियन या एक ऐसा हेलुसिनेशन है जो हमारे दिमाग में ही रहता है और हमारे आइडियल में बनने वाले आइडियाज को पिक्चराइज करता है।
6th पर है ह्यूका। वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, राइट? और एक ऐसे ही मिस्टीरियस लाइफ जी रहा है ओरेकी होतारो, एक एनर्जी कंजर्वेटर जिसका मेन मोटो है इफ आई डोंट नीड टू डू समथिंग आई वोंट, बट इफ आई नीड टू डू समथिंग आई एम मेक इट क्विक। होतारो जिसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन करा था, उसे क्लासिक्स क्लब्स को ज्वाइन करना पड़ता है ड्यू टू परसुएशन ऑफ उसकी बड़ी बहन, जिसने एक ऐसा पॉइंट सामने रखा जिसे हमारा मिस्ट्री जीनियस होतारो ही नहीं कोई भी टैकल नहीं कर सकता। यू गॉट नथिंग बेटर टू डू एनीवेज। और इसी वजह से उसने इस मरते हुए क्लब को जिंदा कर दिया, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चितांदा एरू से, जिससे अगर एक मिस्ट्री के बारे में भनक भी लग जाए तो वो उसे तब तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती जब तक वो उसे सॉल्व नहीं कर लेती। और इसीलिए वो हेल्प लेती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की टू सॉल्व एवरी मिस्ट्री एवर एग्जिस्टेड इन द स्कूल। इस एनिमे की एक अच्छी बात ये है कि ये स्टोरी फ्रेश ही लगती है, चाहे तुम जब भी इसे देख लो। I mean, हमने बहुत सारे ऐसे एनिमे देखे जिसमें जॉनरा कॉम्बोज उन्हें एक फ्रेश लुक देते। फॉर एग्जाम्पल एक्शन कॉमेडी लाइक वन पंच मैन, लेकिन किसने ही सोचा होगा कि ड्रामा, स्लाइस ऑफ लाइफ और मिस्ट्री कि कोई हमें तीनों एक साथ जोड़कर 1 in a billion एनिमे दे सकता है। इस एनिमे से हमें ये पता चलता है कि हमारी नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ भी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन हम बहुत बार एंजॉयमेंट को मिस कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्कूल, क्योंकि अगर वहाँ कोई चोरी होती है तो सबके बैग चेक कराए जाते हैं और किसी कोई बलि का बकरा बना दिया जाता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते। बराबर ये मूवीज भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास शायद राइटर्स ही नहीं होते। नबतलेस मैं बस यही कहना चाहता था कि दिस इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन जो एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे एंजॉय करना चाहते हैं। नंबर 7, अ साइलेंट वॉइस। अ साइलेंट वॉइस एक कहानी है एक डिप्रेस्ड हाई स्कूलर शोया इशिदा, जिसको हम इशिदा ही कहेंगे बिकॉज हमारे स्क्रिप्ट राइटर इज अ फैन ऑफ टोक्यो कोल मांगा को सुई इशिदा। तो खैर हम उनकी बातों को छोड़ते हैं। सो एक्चुअली जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बुली करने के लिए शोक निशिमिया को, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसके स्कूल में न्यूली आई है, जो कि सुन नहीं सकती है। वो बेसिकली उसके जो ईयर पीसेस है जो उसके सुनने के काम आते थे उन्हें रोज तोड़ता था और उसे परेशान करता था, जिस वजह से उसे दोबारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ अपनी इसी पुरानी गलती की गिल्टी उसको आज भी महसूस होती है एंड ही गेट्स अनदर चांस कि वो अपनी गलती को सुधार सके व्हेन ही वेंट टू हिज न्यू हाई स्कूल, जहां वो मिलता है सोको से दोबारा। दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को बुली या बुलीड की जगह एक नए नजरिए से देखते हैं। सोको की ग्रैंड मदर की डेथ, इशिदा का लोनलीनेस, सोको का सुसाइड अटेम्प्ट करना, ऐसी बहुत सी नॉर्मल लाइफ डिफिकल्टीज है जो वो एक साथ सॉल्व करते हैं अंटिल इशिदा को रियलाइज नहीं हो जाता दैट ही इज नॉट अलोन इन द वर्ल्ड एनीमोर। और उसके साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमेशा उसकी मदद करेंगे जब भी उसे जरूरत पड़ेगी। नंबर 8, केओन। एनिमे और रियलिटी एक दूसरे से बहुत परे होती है, लेकिन हमारे लिस्ट में एक ऐसा स्लाइस ऑफ लाइफ भी है जिससे ज्यादा स्लाइस ऑफ लाइफ शायद ही कोई एनिमे हो सकता है। वेल, केओन की कहानी फॉलो करती है यूए हिरासावा को, जो अपने स्कूल की लाइट म्यूजिक क्लब बस इसीलिए ज्वाइन करती है क्योंकि उसके पास कोई अच्छा काम नहीं होता। उसने ये सोचा था कि थोड़ा बहुत क्लासिकल म्यूजिक और लाइट इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना ही उसका टारगेट है, लेकिन सी कंपेल्ड टू लीव जब उसको बताया जाता है कि दे वांट अ गिटारिस्ट टू प्ले ऑन स्टेज, क्योंकि क्लब पहले ही शट डाउन होने के कगार पर होता है। पर यूई डिसाइड करती है कि वो उनके साथ रहेगी और उनके साथ गिटार बजाना सीखेगी। इस एनिमे की अच्छी बात ये है, भले ही इसका मेन थीम म्यूजिक हो, लेकिन ये म्यूजिक या क्लब एक्टिविटीज से ज्यादा उन कैरेक्टर्स के पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स और डेली लाइफ एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करती है। आर्ट इज ग्रेट और हर कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स, हॉबीज सब अच्छे से दिखाने की वजह से कैरेक्टर्स बहुत हद तक रियलिस्टिक लगते हैं। और इसका जो ह्यूमर है वो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि कुछ मैसेज डिपिक्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि काबिले तारीफ है। 9th पर है प्लास्टिक मेमोरीज, और एक स्लाइस ऑफ लाइफ विद ड्रामा एंड रोमांस, जो कि फॉलो करती है कॉलेज ड्रॉप आउट सुकासा मिजुगाकी को, जिसको काफी मिन्नतें करने के बाद एक स्पॉटर की जॉब मिलती है साइकॉप सर्विस टर्मिनल में, जिसमें उसका काम होता है सुपर एंड्रॉइड रोबोट्स AKA गिफ्टियास को असिस्ट करना। बट सून आफ्टर ही इज असाइन्ड टू इसला, एक ऐसी गिफ्टिया जिसकी उम्र बस खत्म ही होने वाली होती है। ये दोनों एक साथ काम करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हर कोई कभी ना कभी छोड़कर जाता है, while helping each other achieving their targets। ये दिखता तो ड्रामा, साइंस फिक्शन और रोम कॉम है, बट प्लास्टिक मेमोरीज ब्यूटीफुली ब्लेंड्स द साइंस फिक्शन जॉनरा विद स्लाइस ऑफ लाइफ। पूरे एनिमे में हमें बस साइंस फिक्शन फाइट्स नहीं देखने को मिलती, इनफैक्ट ये तो साइंस फिक्शन कहलाया भी नहीं जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉट एडवांसमेंट। साइंस फिक्शन तो इसमें बस ये दिखाने के लिए कि हम कुछ 40-50 साल बाद अपनी लाइफ किस तरह से जी रहे होंगे। दैट्स व्हाट इट एक्सेल्स इन। जिस तरह इस एनिमे ने
साइंस फिक्शन, रोम कॉम और स्लाइस ऑफ लाइफ को मिक्स किया है, इट्स सुगोई। प्लास्टिक मेमोरीज एक वन ऑफ इट्स काइंड स्टोरी है जिसमें एक ह्यूमन और ह्यूमनॉइड के बीच में केमिस्ट्री और फीलिंग्स दिखाता है और हमारे मन में भी एक क्वेश्चन पैदा करता है, क्या किसी मशीन की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है या उसके एक्सटर्नल फिजिकल फीचर्स। इन सीरियस क्वेश्चंस को तो हम अभी आंसर करने के स्टेट में नहीं है, बट हु नोस कब रियल लाइफ गिफ्टियास हमारे सामने होंगे और ह्यूमैनिटी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एंड गाइस, द लास्ट एनिमे ऑफ टुडेज वीडियो इज फ्रूट्स बास्केट। ये शो जो एनिमे फॉलो करता है एक होमलेस प्रोटैगनिस्ट को जिसके पेरेंट्स रिसेंटली एक एक्सीडेंट की वजह से स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब रहने के लिए घर तो चाहिए ना। पहले तो वो अपने अंकल के साथ रह लेती है, लेकिन ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन वर्क वो फिर से बेघर हो जाती है। उसके दोस्त उसे काफी मनाते हैं कि हमारे साथ रह लो बहन, लेकिन शी डजंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल। तो वो सीक्रेटली पहाड़ों में तंबू गाड़ कर रहने लगती है और इसका लक, एक लैंडस्केप की वजह से उसका तंबू तबाह हो जाता है। फिर से बेघर। यूकी सोमा, नहीं, फूड पॉर्न से यूकी हीरा सोमा नहीं, ये यूकी सोमा उसके क्लास का एक फेमस एंड चार्मिंग लड़का होता है जो उसे अपने घर पे बुलाता है। तो वो सोचती है दोस्तों के बजाय क्यों ना हम स्ट्रेंजर्स के घर चले, और वो चली भी जाती है। आफ्टर एन एनकाउंटर विद हिज ब्रदर एंड मेंबर्स, उसको ये पता चलता है कि सोमा फैमिली इज अंडर द कर्स, कि जब वो स्ट्रेस या एम्बैरस होते हैं या जब वो किसी ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति को टच करते हैं तब वो एक चाइनीज ज़ोडिएक के किसी एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ स्टार्ट्स द हिलेरियस चैलेंजिंग लाइफ ऑफ थोरू होंडा। हर एपिसोड स्टैंड अलोन है और आपको हर एपिसोड देखना जरूरी नहीं। देयरफॉर इट्स प्रोवाइड्स टिपिकल शोजो एंटरटेनमेंट फॉर पीपल हु वांट टू एंजॉय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ अ सिंपल गर्ल। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनिमे की लिस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ एनिमे को मिस कर दिया है तो आप उस एनिमे का नाम कमेंट कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट लिस्ट में उसे ला सके। तो वीडियो को लीव करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो और हमारा चैनल ज्यादा ही पसंद आ गया तो हमारे और इंडियन एनिमे ब्रोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।